हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज आपके सामने हम फिर से आ गए हैं। और इस बार हम चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म को लेकर आए हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर और कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए आ गए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम ये चैनल पे इस तरह के ऑब्जेक्टिव, बच्चों की डिमांड थी ऑफलाइन क्लासेस में कि ऐसा वीडियो बनाया जा ताकि हमारे एग्जाम में मार्क्स बढ़ सके। जो कि 50% का जो रेशियो है कि 50% यानी कि 70 में से 35 नंबर 35 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं। और बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे एक आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और एक याद भी आपको हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि क्या प्रश्न है इसमें। इसमें बोला गया विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लॉरेंस फोर्स। देखिए, इसमें चार ऑप्शंस गिवन है, लेकिन यहां पर आप ध्यान दें कौन सा फोर्स के बारे में बात करा, लॉरेंस फोर्स। तो ये होता क्या, एलएफ लॉरेंस फोर्स। ये क्या होता, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस मैग्नेटिक फोर्स का ये क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको याद होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कोई चार्ज अगर मान लीजिए क्यू है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ ई में, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू क्यू ही होगा। और अगर कोई चार्ज यहाँ पर मान लीजिए क्यू है, v वेलोसिटी से मूविंग है इन मैग्नेटिक फील्ड में, क्या चीज, v वेलोसिटी से मूविंग है इन मैग्नेटिक फील्ड में, तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो वैल्यू होता फोर्स का, जो फोर्स का ये वैल्यू होता मैग्नेटिक फील्ड में, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आप इसको देखें तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी साइन थीटा होता है। ये कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। और ये कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों को अगर आप ऐड कर दे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, F इज इक्वल टू क्यू, अगर कॉमन ले लेते E प्लस वी क्रॉस बी, क्या हो जाएगा। अब देखिए इस ऑप्शन को देखकर आपको कौन सा ऑप्शन याद आया कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है, F इज इक्वल टू क्यू ई इंटू, ये जो आपको ये डॉट्स दिख रहा है, ये स्टार, ये एक्चुअली में ये स्टार क्या है, ये क्रॉस है। ये क्या है, ये क्रॉस है। ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, ये करेक्ट है, पहला का सही जवाब। तो आपको ये चीजें बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और नहीं भूलने वाली, आप रट्टा मारते। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एफ बराबर क्यू वी भी साइन थीटा है, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर क्वेश्चन पूछा द मैग्नेटिक इंडक्शन का, किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का आपसे क्वेश्चन पूछा है। एसआई यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अगर आप इसकी बात करें तो दो टाइप का होता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ मतलब जो खुद से, म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के वजह से होता है। यहां पर अगर कुछ चीजें हम अगर बात करें इसके एसआई यूनिट से पहले, तो अगर फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उन्होंने क्या बताया था, डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो उसके इंड्यूस्ड, ये क्या है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। और ये क्या है, ये किसका लॉ है, ये फेराडे साहब का, ये फेराडीज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है।
एक चीज और, अगर इसका यूनिट की बात करें, इस मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर हम यूनिट बताते करें तो इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है ये? टेस्ला इज द राइट आंसर। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum kinetic energy acquired in a cyclotron of radius r and magnetic induction B। अगर कोई साइक्लोट्रॉन, आपने देखा होगा साइक्लोट्रॉन, ये कोई डी शेप का होता है। साइक्लोट्रॉन इस तरह के दो डी शेप के होते हैं, यहाँ पर देखिए, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से यहाँ पर घूम रहा है। जब विथ मूविंग है तो अगर इसमें हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया एसी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी से मूविंग होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना, मैक्सिमम के ई मैक्स जो होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इनका होता है वह क्यू बी आर बाई 2m, क्यू बी आर का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज है क्योंकि क्यू बी आर का ये स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करके आप लिखें तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यू बी आर यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शंस में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए यहां पर देखिए क्या बोला, बायोट-सवार्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। बायोट-सवार्ट लॉ के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, और इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से मान लीजिए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लेते हैं पी है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायोट-सवार्ट ने क्या बोला कि अगर कोई लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी निकालना है, तो इस वाले वायर का एक छोटा सा हम एलिमेंट मान लेते हैं, क्या डीएल मान लेते हैं एलिमेंट, और इसमें जो करंट आ रहा है वो आई होता है। तो इसने क्या बोला, जो मैग्नेट बायोट-सवार्ट ने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, वो डीबी ही होगी। वो कितनी होगी, डीबी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने क्या बोला कि डीबी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आइडियल साइन थीटा के, किसके, आइडियल साइन थीटा के, और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो 1/r² के होगा। और आप इस दोनों को ना यहाँ पर अगर कंबाइंड कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डीबी इज प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा, किसके, आइडियल साइन थीटा बाई r² के। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या करा, एक मल्टीप्लाई कर दिया, कितना, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्या हो गया, आइडियल साइन थीटा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके गिवन है बाय r²। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाता, लेकिन अगर आप आपके ऑप्शन में देखो ये म्यू आर है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, इसलिए इसका ये वैल्यू जो है आप मान के चले कि दिस इज द म्यू नॉट बाई 4 पाई। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। तो अगर आपसे पूछा क्वेश्चन कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ कितना होगा, तो आप बता सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई r²। आई होप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आया होगा। और कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखिए, ये लेसन हम ए का बी, बी का सी, डी का 4 ये बताने नहीं आए, हम आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने आए। और जब मेरा कॉन्सेप्ट, जब कोई चीज़ डेवलप हो जाता है तो मेरे लिए जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसने बता दिया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि जो डाइपोल मोमेंट होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा है। मैं अब यहाँ पर अगर आप देखें, मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेट है, और ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में क्या ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें ना, इस मैग्नेटिक, इस पे टॉर्क लगता है। जो टॉर्क की अगर आपसे वैल्यू पूछा तो ये होता M क्रॉस B, M
बी इसकी वैल्यू होती है। बी क्या है, या मैग्नेटिक मोमेंट है, एम क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो अगर आपका ऑप्शन देखें यहाँ पर, ये कहाँ से, जो एम की वैल्यू है, दिस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो कहाँ से, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलिए आप लगे हाथ यहाँ पर ये भी बता दीजिए कि मैग्नेटिक पोल का आपने बता दिया कि सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। कहाँ से, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता दीजिए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता दीजिए किधर से किधर होता है। आप जरूर इसका आंसर दीजिए। इसका जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। आई होप कि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलिए, द टेस्ला पूछा, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट है, टेस्ला जो है किसका यूनिट है। चलिए मैं आप पे छोड़ता हूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेस्ला। तो इसका जो यूनिट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो टेस्ला होता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है उसका एसआई यूनिट कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। और यहाँ पर दो और ऑप्शंस में है, मैग्नेटिक फील्ड का भी आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट कितना होता है, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आप एसआई यूनिट बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट कितना होता है। चलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चंस में आप अपने मन में ना इसका आंसर जरूर खोजें और चेक करें कि आपको क्या इसके बारे में पता है या नहीं पता है। तो मैंने बताया टेस्ला किसका यूनिट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट पूछा है। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट दिस क्या होता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में आई करंट पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दिस एम इज इक्वल टू करंट पास होने वाला करंट इंटू ए। क्या होता, इंटू ए, ये इंटू है, क्रॉस वाला नहीं है इंटू, ये आई इज इक्वल एम इज इक्वल टू आई क्रॉस आई डॉट, क्रॉस नहीं, आई मल्टीप्लीकेशन वाला है, ठीक है। ये क्रॉस जो है ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, आई मल्टीप्लाई विथ ए। आई क्या है, इसमें पास होने वाला करंट है, और ए क्या है, इसका एरिया है। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इसका यूनिट कितना होता है। तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए इसके अगर आई के जो वैल्यू होता है, आई क्या करंट होता है, तो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। बहुत, अगर आ रही है तो आप लाइक जरूर करें दोस्तों, आपका एक लाइक ना हमें बहुत एनर्जी देता है आपके के लिए और नए कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो कितनी जो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है हर एक चीज़ की, अगर गलती से कहीं से भी क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, पहले जो सवाल था वो पहले के सवाल में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 में मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, और मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर होता है। सो मूव ऑन नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई सर्कुलर लूप है और इसका जो रेडियस यहाँ पर ना सर्कुलर लूप और एरिया यहाँ पर इसका ए गिवन है, तो
इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का डेरिवेशन अगर आप फाइंड करेंगे, दिस m इज इक्वल टू होता है 2ba, दिस 3/2 और अंडर रूट नीचे में बाई म्यू नॉट रूट अंडर पाई, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोला कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट किसी ऑस्किलेटिंग मैग्नेट का इंक्रीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए। अगर मैग्नेटिक मोमेंट, कोई मैग्नेटिक मोमेंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड दोस्तों घट जाता है। क्या होता है? इसका टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाता है। किसी मैग्नेटिक मोमेंट का, ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट का इंक्रीज कर दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड घट जाता है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle between the magnetic field at the axial and equatorial points due to short magnets will be। अगर आपसे पूछा कि अगर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल, अगर कोई मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है और दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, दिस लाइन विल इंडिकेट द एक्सियल लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। तो देखो ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है और दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन। तो इन्हीं के बारे में आपसे पूछा है कि ये कौन सा एंगल होगा। और ये अगर देखें यहाँ पर तो क्या आप इसको क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पर पूछा मैग्नेटिक एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट की वजह से इसका कितना होता है? तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कितने हो जाती है? वो पाई मतलब 180 डिग्री। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है? तो ये होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी, आप हमें बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक की क्या होती है और फेरोमैग्नेटिक की पॉजिटिव किसकी होती है? पैरामैग्नेटिक की या फेरोमैग्नेटिक की। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द परमिएबिलिटी दिस इज द म्यू। फेरोमैग्नेटिक का ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनेशन। एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन इज इक्वल टू डिक्लाइनेशन कहलाता है ये। आगे बढ़ते हैं। निकल, देखिए एग्जाम्पल्स यहां पर आपसे पूछे गए हैं कि निकल क्या है? पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो निकल किसका एग्जाम्पल है? निकल जो है वो फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन था निकल और इसके बारे, आयरन के बारे में पूछे, कोबाल्ट के बारे में। चलिए यहां पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू आर्मेचर, सबसे पहले अगर आप बताइए कि गैल्वेनोमीटर और को, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ना गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर से हमें आमीटर बनाना है, तो आमीटर क्या करता है? ये करंट को रीड करता है। क्या करता है? करंट को हम लोग मेजर करते हैं आमीटर से। ठीक है, करंट को मेजर करते हैं। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर में हम क्या लगा दें? क्या हम लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल लगा दें, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज लगा दें, या लो रेसिस्टेंस इन सीरीज लगा दें, या नन लगा दें? कौन सा लगा दे? तो इसका जो सही आंसर है वो पैरेलल। अगर हम कोई रेसिस्टर को इसके पैरेलल अगर हम लगा दे, इसके पैरेलल लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज विल बिहेव लाइक ए आमीटर। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि अगर इसी गैल्वेनोमीटर में, अगर इसी गैल्वेनोमीटर में हम कैसे कनेक्ट कर दे, क्या कनेक्ट कर दे, कैसे कनेक्ट कर दे, ये कैसा बन जाए? ये वोल्ट मीटर बन जाए। कैसा बन जाए? ये वोल्ट मीटर। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर वोल्ट मीटर बनाने के लिए कि हम अगर हाई रेसिस्टेंस को हम क्या करें? इसके सीरीज में कनेक्ट कर दे। हाई रेसिस्टेंस को हम इसके सीरीज में कनेक्ट कर दे
लाइक दिस, अगर मान लीजिए ऐसे हम करेक्ट कर दिए तो ये होल क्या बन जाएगा, ये होल एक वोल्टमीटर बन जाएगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। देखिए अगर कोई अर्थ है, अगर मान लेते हैं ये कोई अर्थ है, तो अर्थ का एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है ना, वो कितना डिग्री होता है? तो कितना डिग्री? ये 11 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? ये 11 डिग्री होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कितना डिग्री के बराबर होता है? द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस and Earth geographic axis is about 11 degree. When the ammeter is shunted, its measuring range, अगर एमीटर को शंट कर दिया जाए तो एमीटर इज शंटेड, इट्स मेजरिंग रेंज क्या होता? बढ़ जाता या घट जाता है? तो इसकी वैल्यू है, ये इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? ये इंक्रीज कर जाती है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। हैप्पी फेस के साथ शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए और वो भी इसका फायदा उठा सके। सो चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल क्या है? द यूजुअल सिंबल, द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? जो सिंबल्स है इसकी सेंसिटिविटी कितना? इसका जो ऑप्शन नंबर ए, सी बराबर बाय एन बी ए इज द करेक्ट आंसर। सो मूव ऑन नेक्स्ट। एक सवाल यहाँ पर और है। यहाँ पर क्या बोला कि ये बी एच और ये बी वी क्या है? दिस बी एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। और दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। क्या है ये? वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसका रेशियो क्या होगा? देखिए बी एच बराबर जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो क्या होता है? वो कॉस थीटा होता है, तो बी एस कॉस थीटा। और अगर जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है? वी साइन थीटा। तो अगर दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल बाय ये क्या बोला है? वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल बाय इट्स वर्टिकल। तो वर्टिकल ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉट के बराबर हो जाएगा, दिस कॉट। लेकिन अगर वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल पूछता, यहाँ पर किसके बराबर होता? दिस इज द 10 के बराबर होता। सो मूव ऑन। आज के सेशन का यही समाप्ति होता है। दोस्तों आपसे हम अलविदा लेते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के साथ। फिर अगले सेशंस में हम ऑप्टिक्स को कवर करेंगे और फिर अगले सेशन में हम कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव को हम कवर करेंगे। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें बता सकते हैं कि क्या आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का भी अगर डिस्क्रिप्टिव वे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जाके इसमें जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।